गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए सबसे पहले हमारा समझना जरूरी है चार्ज को। इसके बारे में बात करेंगे अपन चार्ज के बारे में। जैसे कि सपोज करिए ये एक आपका एक मेटेलिक स्फीयर है। क्या है? मेटेलिक स्फीयर जो बना हुआ है किसी भी मेटल का। लेकिन इस मेटेलिक स्फीयर के ऊपर इसकी जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक मेटेलिक स्फीयर है। लेकिन इस मेटेलिक स्फीयर की सरफेस पर हमें कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास में चार्ज है नहीं, बस फर्क इतना है कि ये जो बॉडी है ये कैसी बॉडी कहलाती है? चार्ज बॉडी। और ये बॉडी कौन सी है? आपका अनचार्ज बॉडी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के जो है मेथड्स जो हैं वो अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अपना जो सबसे सिंपल मेथड है जो हमारे को समझ में भी इजीली आ जाता है वो है रबिंग मेथड। कौन सा मेथड? रबिंग मेथड। जब भी हम कोई दो अपोजिट नेचर वाली ऑब्जेक्ट्स को रबिंग करते हैं आपस में, तो उससे क्या होते हैं? उस ऑब्जेक्ट के जो चार्ज हैं, जो एक मेटर जो है उसके चार्ज जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चले जाते हैं, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट के चार्ज में जो अपोजिट नेचर का है उसके चार्ज उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो स्केल है, प्लास्टिक का स्केल, जब हम इस प्लास्टिक के स्केल को अपने बालों से रब करते हैं, तो बालों से रब करने के बाद में जब हम पेंसिल के जो छिलके होते हैं वो प्लास्टिक की स्केल के चिपकने लगते हैं। क्यों चिपकने लगते हैं? क्योंकि जो पेंसिल के जो छिलके हैं वो एक अलग मैटर है, ठीक है, वुड का है, लकड़ी का है, ठीक है। उस पर अलग अपोजिट पोलरिटी के चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे। चार्ज दो ही टाइप के होते हैं। और जो प्लास्टिक का जो स्केल है, ठीक है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है अलग है, तो उसमें अलग टाइप की। अब अपन ने प्लास्टिक की जो स्केल थी उसको रब किया अपने बालों से, तो जो हमारे बालों के ऊपर जो चार्ज थे और जो प्लास्टिक के स्केल के अंदर जो चार्ज थे, उन चार्जेस का क्या हुआ? ट्रांसमिशन। क्या हुआ? ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन होने की वजह से ये क्या हो गई? जो स्केल का ऑब्जेक्ट था हमारा प्लास्टिक का, वो चार्ज हो गया। और चार्ज जब उसके पास में आ गए तो उसने अनचार्ज बॉडी हो या अदर चार्ज वाली बॉडी है, उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया? अट्रैक्ट करना कर दिया। अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर सेम चार्ज है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो इन्हीं चार्जेस की वजह से, इन्हीं चार्जेस को अपन एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो दो चार्जेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव चार्ज को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है एटम। क्या होता है? एटम। और एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। वो हैं इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, बस सिर्फ और सिर्फ चार्ज की जो नेचर है उसका फर्क है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो इक्वल होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये चार्ज पॉजिटिव होता है, ये चार्ज नेगेटिव होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसा होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं विद्युत रूप से उदासीन होता है। जैसे ये एटम है, उसके पास में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की बात करें अपन, तो उसके अलग अलग सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल में 2 हैं, उससे दूसरे सेल में 8 हैं, तीसरे सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। अब जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही चार्ज किस पे है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे होगा टोटल, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, इक्वली होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो कुल रूप से अपन देखें, अगर अपन टोटली बात करें इस पूरे एटम की, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज तो होते हैं, लेकिन वो अगर उनको अलग अलग मेथड है, ठीक है, उनको चार्ज कैसे किया जाए, ठीक है, रबिंग है, इंडक्शन मेथड है, ठीक है, जो आगे आपके बड़ी क्लासेस में हायर स्टडीज में आप फिजिक्स में पढ़ोगे। सबसे पहले और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स का पास जो चार्ज होता है वो स्टैटिक चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज। जब बादल आपस में टकराते होंगे तो आपने देखा होगा बिजली चमकती है, ठीक है, और जो डिस्चार्ज होता है उस डिस्चार्ज की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। वो स्टैटिक चार्ज जो है वो किस वजह से आता है उन क्लाउड्स के पास में, एयर के अंदर एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, गैसेस के, सल्फर के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, इन सब के पास में क्या होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं, और वो चार्जेस क्या हो जाते हैं, इन क्लाउड्स की जो सरफेस है उसके ऊपर आ जाते हैं। जब ये चार्ज एयर के थ्रू जो मूव करते हैं, और जो डिफरेंट पोलरिटी वाले क्लाउड वाले चार्ज, जैसे कि इसके ऊपर नेगेटिव पोलरिटी के चार्ज हैं, इस क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव पोलरिटी के चार्ज हैं, जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो आपने देखा होगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जब टकराएंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण रूप से उदासीन हो जाना एक तरीके से। अगर आपको पता है -5 में +5 कटा देंगे अपन तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक इसी तरीके से जितना नेगेटिव चार्ज है उसमें से उतना ही पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा तो शून्य बचेगा। तो दो अपोजिट पोलरिटी के चार्ज अगर आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं तो जितना टोटल नेगेटिव है उतना टोटल पॉजिटिव अगर उसके पास में है तो उनके स्ट्राइक करने से एक डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज की फॉर्म में क्या निकलता है, स्टैटिक करंट निकलेगा, जो हमें चमक के रूप में दिखाई देता है, हम बोलते हैं बिजली चमकती है। और उस डिस्चार्जिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको अपन थंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चार्जेस की वजह से हमें ये तो पता है कि हम क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये सबसे पहले हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था स्टैटिक करंट के बारे में। ठीक है, तो स्टैटिक करंट भी होता है और इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। ठीक है, अपने जो सिलेबस में है इस चैप्टर में वो है अपना इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं अपन विद्युत धारा, और स्टैटिक करंट होता है आपका स्थिर विद्युत की। ठीक है, मतलब कि करंट की स्टडी करना जब आपका चार्ज क्या नहीं कर रहा, रेस्ट कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो करंट हम पढ़ते हैं वो कहलाता है स्टैटिक करंट, स्थिर विद्युत की। और जब चार्ज आपका मूविंग करता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना इलेक्ट्रिक करंट, और उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है जिसको अपन बोलेंगे विद्युत धारा। ठीक है, आगे देखेंगे अब क्या है इसमें।
सबसे पहले हम समझते हैं धारा, मतलब कि फ्लो। एनी काइंड ऑफ थिंग फ्लो, कोई भी चीज जिसका प्रवाह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, धारा। जैसे पानी का प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जल की धारा जा रही है, ठीक है। तो वैसे ही जो करंट है, जो कंडक्टिंग मटेरियल्स है, उनके अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट। अब क्योंकि फ्लो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इसलिए अपन इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि किसी भी कंडक्टर की अपन बात करते हैं, तो सपोज करिए ये एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर कॉपर का। कॉपर आपको पता है एक मेटल है, और मेटल के पास में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो आखिर में अपने सेल को कंप्लीट नहीं कर पाते, या किसी भी एलिमेंट के वो इलेक्ट्रॉन जिनका सेल इनकम्प्लीट होता है, वो क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, सोडियम के बारे में। एक मेटल ही है, एटॉमिक नंबर इसका है कितना, 11। कितना है, 11। इसका मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 ही प्रोटॉन है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना, तो क्या बनेगा, ये न्यूक्लियस आ गया आपका। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, जो कि इसके पास में 11 है, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, चार्जलेस होता है। ये 2 फंडामेंटल पार्टिकल हमने पढ़े थे 9th क्लास में। अब इसके बाद बात करते हैं इसके सेल्स की। इसके सेल्स, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये बोर मॉडल का अकॉर्डिंग, जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, केमिस्ट्री में देखेंगे अपन। दूसरा जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो तीसरा जो सेल है इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, अब इसका 2 और 8 10 और 1 11, 1 इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग था वो हो गया। तो ये जो सेल है इसका, ये सेल क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें भी बोर मॉडल के अकॉर्डिंग 2 8 या तो इसमें 8 होने चाहिए थे या फिर 18 होने चाहिए थे, तो ये सेल कंप्लीट कहलाता है। अब ये जो इनकम्प्लीट सेल होता है, कौन सा सेल, इनकम्प्लीट सेल। दूसरा इसका एक रीजन ये भी है, इंट्रा मोलिक्यूलर न्यूक्लियर फोर्स। देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर है, टोटल कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता ही नहीं है, और जितना आवेश, जितना चार्ज प्रोटॉन के पास में होता है, उतना ही चार्ज इसके पास में होता है, इलेक्ट्रॉन के पास में होता है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उस अट्रैक्शन फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये फोर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से जो रेडियस होता है पहले सेल का एटम से, वो कम होता है, और उस वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं। इनको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। इसी तरह से ये भी क्या है, बाउंडेड है। यहाँ तक आते आते ये जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो ये इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होने लगता है। केमिस्ट्री में देखेंगे जब अपन मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो इस वजह से 2 रीजन हो गए, एक तो ये इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाता है, दूसरा इनकम्प्लीट सेल होता है। तो किसी भी मेटल में, नॉर्मली सभी मेटल में ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशंस आपको मिलेगी, और इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो हर एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में होते हैं, जैसे ये कॉपर है तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अपन मान लेते हैं जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इस कॉपर के वायर के अंदर हैं, ठीक है। जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक ऐसा सोर्स मिल जाता है जिसकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, तो उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फ्लो होगा, तो वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं,
धारा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब वो फ्लो कब होगा, क्यों होगा और किस वजह से होगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके लिए हम लगाते हैं क्रिएट करने के लिए एक बैटरी। क्या लगाते हैं, बैटरी, जिसको अपन बोलते हैं सेल। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने सेल लगाया है, जब खूब सारे सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे हम, तो अपन उसको बैटरी बोलेंगे। ये इसका सिंबल होता है। ये जो बैटरी हम लगाते हैं, जैसे मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है या 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, इस बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। इस प्लस टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस और इस माइनस टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस होता है चार्जेस का, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि एक बकेट है पानी का हमारे पास में, वाटर का, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इस बकेट से अपन ने क्या निकाल दिया, पाइप निकाल दिया होल करके, और इसके बराबर में हमने क्या कर दिया, एक दूसरा बकेट रख दिया जो खाली है, और इस पाइप को इसमें दे दिया। अब मुझे बताइए, पानी इसमें तब तक आता रहेगा जब तक कि दोनों बकेट के अंदर क्या नहीं हो जाता, वाटर का अमाउंट क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर कुछ अलग चार्जेस का डिफरेंस है, यहाँ पर अलग चार्जेस का डिफरेंस है, तो उस वजह से ये चार्जेस क्या करने लगते हैं, उस डिफरेंस को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से जैसे ही अपन वोल्टेज या बैटरी का सोर्स लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उस कंडक्टिंग वायर के अंदर या उस मेटल के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सपोज करिए मूवमेंट हो रहा है इनका, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इधर की तरफ अपन डायरेक्शन लेंगे इसका, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना स्टार्ट होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव में तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये इधर नहीं आएंगे, ये किधर आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किधर होता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ठीक है, और करंट का मोशन किधर होगा, या करंट किधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किधर है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, तो करंट का फ्लो किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये उस वायर के अंदर करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, चार्ज होता है, जिसके बारे में अपने पहले स्टडी कर ली कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता था, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे भी उतना ही होता है, लेकिन वो नेगेटिव है, और ये प्रोटॉन वाला चार्ज कहलाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना इन पर्टिकुलर टाइम के अंदर किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर, सोर्स होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, उस फ्लो को ही अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन पे आएंगे। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन यहाँ से क्या बनता है, किस वजह से बना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। ठीक है, flow of electron in a conducting wire after applying the source of
potential difference across the ends of conducting wire. Flow of electron in a conducting wire after applying the source of potential difference across the end of conducting wire in a time period. कहने का मतलब किसी भी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस दी एंड, जैसे ये आपका वायर था, इस वायर के आपने अक्रॉस दी एंड मतलब कि दोनों किनारों से अपन ने वायर निकाल के अपन ने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और मान लीजिए इस पूरे सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो ठीक है। अब अगर अपन इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करें, आई से, किससे डिनोट करें, आई से। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में क्या था, चार्ज था। कितना चार्ज था वो हमने पढ़ लिया, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करें क्यू से, किससे रिप्रेजेंट करें, क्यू से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। तो डेफिनेशन क्या बना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टिंग वायर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किसका, चार्जेस का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, चार्जेस, तो ये चार्जेस का फ्लो होगा अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब कि ये टाइम पीरियड हो गया टी और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इक्वल्स टू क्या बना आपका, क्यू अपॉन टी। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में या टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए टी टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई से, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये किसका डेफिनेशन बना आपका, इलेक्ट्रिक करंट का। एक बार फिर से देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग वायर इन ए टी सेकेंड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, इन ए टी टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है, जैसे मैंने बताया आपको, कूलाम। कूलाम ने इसका डिस्कवरी किया था, तो कूलाम्स लॉ के बाद में इसका जो यूनिट है वो कूलाम पड़ा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल सी से। तो चार्ज का यूनिट मतलब कि किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजरेबल है, जिनको अपन माप सकते हैं, नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें उनके यूनिट की आवश्यकता होती है। जैसे अपन मास को नापते हैं तो हमें किलोग्राम यूनिट चाहिए होता है, ठीक है, 1 किलो देना, 2 किलो देना। वैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज जिनको नापा मापा या तोला जा सके, उन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूनिट भी चाहिए होता है। और यूनिट हमारे लिए जो बनाया गया है इसका वो है कूलाम, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल सी से। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, क्या है, सेकेंड। ऐसा यूनिट जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो क्या है, कूलाम पर सेकेंड। तो आई मतलब कि करंट, और Q मतलब कि कूलाम, और T मतलब कि सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम पर सेकेंड, और इसको अपन बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। कूलाम पर सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो करंट को मेजर करने का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। क्या यूनिट है, एम्पियर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैपिटल ए से। ठीक है, स्मॉल यूनिट की बात करें अगर अपन, और भी इसके छोटे छोटे यूनिट है, छोटा सा करंट लिटिल अमाउंट के अंदर फ्लो हो रहा है तो मिली एम्पियर, और भी छोटा है तो माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब कि 10⁻³ एम्पियर होगा, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर होगा। मतलब कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में मेजर करेंगे अपन, अदरवाइज अपन इसको एम्पियर में मेजर करते हैं। और भी अगर ज़्यादा है तो फिर वो हायर यूनिट्स भी हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो यूनिट है वो आया इलेक्ट्रिक करंट का, क्या, एम्पियर। आई इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसका डेफिनेशन से ही हमारे पास में फॉर्मूला बना। सबसे पहले अपन ने इसको बोला करंट, ये हो गया आपका कूलाम पर सेकेंड, और इस कूलाम पर सेकेंड को अपन क्या बोलते हैं,
एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो करंट का यूनिट क्या बना? एम्पियर। अब यहाँ से जो डेफिनेशन एक और दूसरी आती है वो आती है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर का डेफिनेशन हम जो है इसी डेफिनेशन से लेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखा था। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या था हमारा? द फ्लो ऑफ चार्जेस इन टाइम t इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्जेस, अब देखिए 1 एम्पियर का डेफिनेशन देना है। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। मतलब कि ये आपका I है और इधर आपका Q/T फॉर्मूला था और ये आपका एम्पियर है। ये Q/T क्या है? एम्पियर। ये वैल्यू 1 कब आएगी? जब t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। और चार्ज जो है आपका वो कितना हो जाएगा? 1 कूलाम, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या था हमारा? कूलाम था। और टाइम का यूनिट क्या था? सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड, कूलाम 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा? I इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम। टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। और कूलाम अपॉन सेकेंड को अपन ने क्या कहा था? एम्पियर। क्या बोला था? एम्पियर। तो 1/1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये क्या बना आपका? 1 एम्पियर। इट मीन्स इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन द करंट प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इक्वल टू 1 एम्पियर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। बुक्स में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसको रटना नहीं है। ठीक है, इस तरह से आगे जाके और भी डेफिनेशन सीख लेंगे 1 वोल्ट का आफ्टर द स्टडी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आफ्टर द स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम का निकलेगा। ठीक है, तो हर एक का जो डेफिनेशन है वो वही उसके ऊपर या आसपास कोई फॉर्मूला आएगा उसी से दिया जाएगा। यहाँ पर 1 एम्पियर का जो डेफिनेशन दिया गया वो I = Q/Q से दिया गया है। अगर t की वैल्यू 1 सेकेंड है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है उस कंडक्टिंग मेटल सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस 1 एम्पियर के करंट को हमें कौन बताएगा? किससे पता चलेगा कि इस सर्किट में 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ और जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उस सर्किट में कितना है? 1 एम्पियर। तो इसके लिए हमारे पास में जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो हम काम में लेते हैं जिसका नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। ये अमीटर जो है इसको अपन सिंबली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किल के अंदर अपन बना देते हैं ए कैपिटल और ये प्लस माइनस, इसके 2 टर्मिनल लगे हुए होते हैं, मतलब कि इसमें 2 होल होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, ये जो मीटर होता है, ये अमीटर जो होता है, ये हमें इलेक्ट्रिक करंट का किसी भी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसकी रीडिंग हमारे को देता है। या तो एम्पियर में देगा या मिली एम्पियर में देगा, या और भी जो माइक्रोस्कोपिक एमीटर है तो वो छोटी रीडिंग भी हमारे को देगा, स्मॉल अमाउंट करंट का भी रीडिंग देगा। तो इस एमीटर को हम हमेशा ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम इसको लगाते हैं तो ये एमीटर किसमें लगाया जाता है? सीरीज के अंदर लगाया जाता है। इसमें लगाया जाता है सीरीज के अंदर। जैसे मैं आपके सामने एक सर्किट बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई बल्ब है और ये हमने एक बैटरी लगा दी। ये हमारा प्लग हो गया, स्विच, इसको अपन ऑन करेंगे और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये एमीटर प्लस टर्मिनल से प्लस, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे को, अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे प्लस से माइनस क्या जाएगा? करंट जाएगा। ये जो भी लैंप था ये ग्लो करेगा। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसकी रीडिंग हमें कौन दे देगा? ये हमारा अमीटर दे देगा। ठीक है, तो अमीटर लगाना कैसे? हमेशा सीरीज के अंदर लगाना है। आगे जाके हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे तो देखेंगे एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन जो होता है वो कहलाता है सीरीज कनेक्शन। कहीं भी चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अमीटर कभी भी जो है पैरेलल में नहीं लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों नहीं लगेगा इसका रीजन अपन पोटेंशियल डिफरेंस और जब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, किस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है,
इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्जेस होते हैं वो कंडक्टिंग वायर में जो चार्ज मूव करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। उनका मूव करने का कारण क्या है, उसके लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम बैटरी लगाते हैं, तो उस बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो फर्दर जो अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। आज जो हमने पढ़ा वो है इलेक्ट्रिक करंट, इंट्रोडक्शन, चार्जेस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, आई का डेफिनेशन Q/T। ठीक है, इसके बाद में कूलम पर सेकंड एम्पियर, 1 एम्पियर का डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं जो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ वो है सिंबल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स का यूज करना पड़ता है, तो वो सिंबल्स आप ध्यान रखिए, आपके बुक में दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास में जो सिंबल बना रहा हूँ वो है सेल का। सेल का जो सिंबल होता है वो होता है प्लस माइनस। जो बड़ा टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटा टर्मिनल होता है ये नेगेटिव, और इसको माइनस से डिनोट करते हैं, ये सेल का सिंबल होता है। जब खूब सारे सेल आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जैसे कि एक सेल था, इसका नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया दूसरे सेल के पॉजिटिव से, इस दूसरे सेल का नेगेटिव जोड़ दिया तीसरे सेल के पॉजिटिव से, तो ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस। तो इस तरह से जो बनता है उसको बोलते हैं अपन बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। तीसरा सिंबल होता है एक हमारे पास में रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, एक सिंबल होता है हमारे पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस का, जिसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होगा कुछ नहीं, ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर एरो लगा देंगे, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हो जाएगा। एक सिंबल होता है हमारे पास में प्लग या की या स्विच, इसको कुंजी भी बोलते हैं, उसका स्विच सिंबल होता है ये। अगर इसमें डॉट लगा दिया तो प्लग ऑन है, और डॉट हटा दिया तो प्लग ऑफ है। प्लग में डॉट लगा रहा हूँ तो ये स्विच है। या फिर इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इसको यूं ले जा करके और यूं कर देंगे, कुछ जगह पर इस तरह से भी आता है। ये भी प्लग और स्विच का ही सिंबल है। इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो ये स्विच ऑन हो गया, इसको हटा दिया तो ये स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, सेल हो गया, बैटरी, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, प्लग हो गया। इसके बाद में अगर और कोई बचता है तो वो है आपका एमीटर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से प्लस माइनस। वोल्ट मीटर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे वी लगा के प्लस माइनस। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमारी सर्किट जब अपन ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उस समय हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतना ही, और जो भी मैंने आपको समझाया है इस सबका जो नोट्स है आपको, वो आपको आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उन नोट्स को आपको उतारना है, इसको फिर से स्टडी करना है, समझना है, और उसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं बुक में, जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाएं आप साथ साथ करते जाएं, और फाइनली एक बार इसका जब पूरा हो जाए तो अपन इसको रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आपका ये लॉकडाउन सेशन के बाद में एक बार फिर से स्टडी स्टार्ट हुआ है, और जैसा कि अभी कोई नई गाइडलाइन आई नहीं है स्कूलों के खुलने का, ओपन होने का, तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि स्पेशली 8, 9, 10 स्पेशली वो अपनी पढ़ाई का बिल्कुल भी लॉस नहीं करें, इनको पढ़े और अपनी स्टडी को पूरा फोकस रखें। ठीक है, 10th क्लास को ये चैप्टर, अब इसको पढ़ने के बाद में जो नेक्स्ट क्लास है तो इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए सबसे पहले हमारा समझना ज़रूरी है चार्ज को। इसके बारे में बात करेंगे अपन, चार्ज के बारे में।
जैसे कि सपोज करिए ये एक आपका एक मेटेलिक स्फीयर है। क्या है? मेटेलिक स्फीयर जो बना हुआ है किसी भी मेटल का। लेकिन इस मेटेलिक स्फीयर के ऊपर इसकी जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक मेटेलिक स्फीयर है। लेकिन इस मेटेलिक स्फीयर की सरफेस पर हमें कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास में चार्ज है नहीं, बस फर्क इतना है कि ये जो बॉडी है ये कैसी बॉडी कहलाती है? चार्ज बॉडी। और ये बॉडी कौन सी है? आपका अनचार्ज बॉडी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के जो हैं मेथड्स जो हैं वो अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अपना जो सबसे सिंपल मेथड है जो हमारे को समझ में भी इजीली आ जाता है वो है रबिंग मेथड। कौन सा मेथड? रबिंग मेथड। जब भी हम कोई दो अपोजिट नेचर वाली ऑब्जेक्ट्स को रबिंग करते हैं आपस में, तो उससे क्या होते हैं? उस ऑब्जेक्ट के जो चार्ज हैं, जो एक मेटल जो है उसके चार्ज जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चले जाते हैं, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट के चार्ज में जो अपोजिट नेचर का है उसके चार्ज उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो स्केल है, प्लास्टिक का स्केल, जब हम इस प्लास्टिक के स्केल को अपने बालों से रब करते हैं, तो बालों से रब करने के बाद में जब हम पेंसिल के जो छिलके होते हैं वो प्लास्टिक की स्केल के चिपकने लगते हैं। क्यों चिपकने लगते हैं? क्योंकि जो पेंसिल के जो छिलके हैं वो एक अलग मैटर है, ठीक है, वुड का है, लकड़ी का है, ठीक है, उस पर अलग अपोजिट पोलरिटी के चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे। चार्ज दो ही टाइप के होते हैं। और जो प्लास्टिक का जो स्केल है, ठीक है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है अलग है, तो उसका अलग टाइप है। अब अपन ने प्लास्टिक की जो स्केल थी उसको रब किया अपने बालों से, तो जो हमारे बालों के ऊपर जो चार्ज थे और जो प्लास्टिक के स्केल के अंदर जो चार्ज थे, उन चार्जेस का क्या हुआ? ट्रांसमिशन। क्या हुआ? ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन होने की वजह से ये क्या हो गई? जो स्केल का ऑब्जेक्ट था हमारा प्लास्टिक का वो चार्ज हो गया, और चार्ज जब उसके पास में आ गए तो उसने अनचार्ज बॉडी हो या अदर चार्ज वाली बॉडी है उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया? अट्रैक्ट करना कर दिया। अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर सेम चार्ज है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो इन्हीं चार्जेस की वजह से, इन्हीं चार्जेस को अपन एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो दो चार्जेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव चार्ज को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है एटम। क्या होता है? एटम। और एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, बस सिर्फ और सिर्फ चार्ज की जो नेचर है उसका फर्क है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो इक्वल होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो भी होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। लेकिन ये चार्ज पॉजिटिव होता है, ये चार्ज नेगेटिव होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं विद्युत रूप से उदासीन होता है। जैसे ये एटम है, उसके पास में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की बात करें अपन, तो उसके अलग अलग सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल में 2 हैं, उससे दूसरे सेल में 8 हैं, तीसरे सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 11 ही प्रोटॉन है। अब जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही चार्ज किस पे है? इन इलेक्ट्रॉन्स पे होगा टोटल, और
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, इक्वली होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो कुल रूप से अपन देखें, अगर अपन टोटली बात करें इस पूरे एटम की, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज तो होते हैं, लेकिन वो अगर उनको अलग अलग मेथड है, ठीक है, उनको चार्ज कैसे किया जाए, ठीक है, रबिंग है, इंडक्शन मेथड है, ठीक है, जो आगे आपके बड़ी क्लासेस में हायर स्टडीज में आप फिजिक्स में पढ़ोगे। सबसे पहले और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स का पास जो चार्ज होता है वो स्टैटिक चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज। जब बादल आपस में टकराते होंगे तो आपने देखा होगा बिजली चमकती है, ठीक है, और जो डिस्चार्ज होता है उस डिस्चार्ज की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। वो स्टैटिक चार्ज जो है वो किस वजह से आता है उन क्लाउड्स के पास में, एयर के अंदर एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, गैसेस के, सल्फर के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, इन सब के पास में क्या होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं, और वो चार्जेस क्या हो जाते हैं, इन क्लाउड्स की जो सरफेस है उसके ऊपर आ जाते हैं। जब ये चार्ज एयर के थ्रू जो मूव करते हैं, और जो डिफरेंट पोलरिटी वाले क्लाउड वाले चार्ज, जैसे कि इसके ऊपर नेगेटिव पोलरिटी के चार्ज है, इस क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव पोलरिटी के चार्ज है, जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो आपने देखा होगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जब टकराएंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण रूप से उदासीन हो जाना। एक तरीके से अगर आपको पता है -5 में +5 कटा देंगे अपन तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक इसी तरीके से जितना नेगेटिव चार्ज है उसमें से उतना ही पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा तो 0 बचेगा। तो दो अपोजिट पोलरिटी के चार्ज अगर आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं तो जितना टोटल नेगेटिव है उतना टोटल पॉजिटिव अगर उसके पास में है तो उनके स्ट्राइक करने से एक डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज की फॉर्म में क्या निकलता है, स्टैटिक करंट निकलेगा, जो हमें चमक के रूप में दिखाई देता है, हम बोलते हैं बिजली चमकती है। और उस डिस्चार्जिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको अपन थंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चार्जेस की वजह से हमें ये तो पता है कि हम क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये सबसे पहले हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था स्टैटिक करंट के बारे में। ठीक है, तो स्टैटिक करंट भी होता है और इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। ठीक है, अपने जो सिलेबस में है इस चैप्टर में वो है अपना इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं अपन विद्युत धारा, और स्टैटिक करंट होता है आपका स्थिर विद्युत की। ठीक है, मतलब कि करंट की स्टडी करना जब आपका चार्ज क्या नहीं कर रहा, रेस्ट कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो करंट हम पढ़ते हैं वो कहलाता है स्टैटिक करंट, स्थिर विद्युत की। और जब चार्ज आपका मूविंग करता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना इलेक्ट्रिक करंट, और उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है जिसको अपन बोलेंगे विद्युत धारा। ठीक है, आगे देखेंगे अब क्या है इसमें। सबसे पहले हम समझते हैं धारा, मतलब कि फ्लो, एनी काइंड ऑफ थिंग फ्लो, कोई भी चीज जिसका प्रवाह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, धारा। जैसे पानी का प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जल की धारा जा रही है। ठीक है, तो वैसे ही जो करंट है, जो कंडक्टिंग मटेरियल्स है, उनके अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट। अब क्योंकि फ्लो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इसलिए अपन इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि किसी भी कंडक्टर की अपन बात करते हैं, तो सपोज करिए ये एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर कॉपर का। कॉपर आपको पता है एक मेटल है, और मेटल के पास में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो आखिर में अपने सेल को कंप्लीट नहीं कर पाते, या किसी भी एलिमेंट के वो इलेक्ट्रॉन जिनका सेल इनकम्प्लीट होता है वो क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, सोडियम के बारे में, एक मेटल ही है, एटॉमिक नंबर इसका है कितना, 11। कितना है, 11। इसका मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 ही प्रोटॉन है।
इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना, तो क्या बनेगा, ये न्यूक्लियस आ गया आपका। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन जो कि इसके पास में 11 है, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, चार्जलेस होता है। ये 2 फंडामेंटल पार्टिकल हमने पढ़े थे 9th क्लास में। अब इसके बाद बात करते हैं इसके सेल्स की। इसके सेल्स, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये बोर मॉडल का अकॉर्डिंग, जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, केमिस्ट्री में देखेंगे अपन। दूसरा जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो तीसरा जो सेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, अब इसका 2 और 8 10 और 1 11, 1 इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग था वो हो गया। तो ये जो सेल है इसका, ये तो ये सेल क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें भी बोर मॉडल के अकॉर्डिंग 2 8 या तो इसमें 8 होने चाहिए थे या फिर 18 होने चाहिए थे, तो ये सेल कंप्लीट कहलाता। अब ये जो इनकम्प्लीट सेल होता है, कौन सा सेल, इनकम्प्लीट सेल। दूसरा इसका एक रीजन ये भी है, इंट्रा मोलिक्यूलर न्यूक्लियर फोर्स। देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर है टोटल कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता ही नहीं है। और जितना आवेश, जितना चार्ज प्रोटॉन के पास में होता है उतना ही चार्ज इसके पास में होता है, इलेक्ट्रॉन के पास में होता है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज वाला उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और उस अट्रैक्शन फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये फोर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से जो रेडियस होता है पहले सेल का एटम से वो कम होता है, और उस वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं। इनको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। इसी तरह से ये भी क्या है, बाउंडेड है। यहाँ तक आते आते ये जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो ये इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होने लगता है। केमिस्ट्री में देखेंगे जब हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो इस वजह से 2 रीजन हो गए, एक तो ये इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाता है, दूसरा इनकम्प्लीट सेल होता है। तो किसी भी मेटल में, नॉर्मली सभी मेटल में ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशंस आपको मिलेगी। और इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो हर एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में होते हैं, जैसे ये कॉपर है तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अपन मान लेते हैं जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इस कॉपर के वायर के अंदर हैं, ठीक है। जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक ऐसा सोर्स मिल जाता है जिसकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, तो उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फ्लो होगा, तो वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, धारा। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है जिसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब वो फ्लो कब होगा, क्यों होगा और किस वजह से होगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके लिए हम लगाते हैं क्रिएट करने के लिए एक बैटरी। क्या लगाते हैं, बैटरी, जिसको अपन बोलते हैं सेल। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने सेल लगाया है। जब खूब सारे सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे हम, तो अपन उसको बैटरी बोलेंगे। ये इसका सिंबल होता है। ये जो बैटरी हम लगाते हैं, जैसे मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है या 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, इस बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। इस प्लस टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस और इस माइनस टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस होता है चार्जेस का, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि एक बकेट है पानी का हमारे पास में, वाटर का, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इस बकेट से अपन ने क्या निकाल दिया, पाइप निकाल दिया होल करके, और इसके बराबर में हमने क्या कर दिया, एक दूसरा बकेट रख दिया जो खाली है, और इस पाइप को इसमें दे दिया। अब मुझे बताइए पानी इसमें तब तक आता रहेगा जब तक कि दोनों बकेट के अंदर क्या नहीं हो जाता, वाटर का अमाउंट क्या नहीं हो जाता,
इक्वल नहीं हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर कुछ अलग चार्जेस का डिफरेंस है, यहाँ पर अलग चार्जेस का डिफरेंस है, तो उस वजह से ये चार्जेस क्या करने लगते हैं, उस डिफरेंस को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से जैसे ही अपन वोल्टेज या बैटरी का सोर्स लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उस कंडक्टिंग वायर के अंदर या उस मेटल के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सपोज करिए ये मूवमेंट हो रहा है इनका, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इधर की तरफ अपन डायरेक्शन लेंगे इसका, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना स्टार्ट होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव में तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये इधर नहीं आएंगे, ये किधर आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किधर होता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। ठीक है, और करंट का मोशन किधर होगा, या करंट किधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किधर है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, तो करंट का फ्लो किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये उस वायर के अंदर करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, चार्ज होता है, जिसके बारे में अपने पहले स्टडी कर ली कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता था, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम, और प्रोटॉन पे भी उतना ही होता है, लेकिन वो नेगेटिव है, और ये प्रोटॉन वाला चार्ज कहलाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना इन अ पर्टिकुलर टाइम के अंदर किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर, सोर्स होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, उस फ्लो को ही अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन पे आएंगे। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन यहाँ से क्या बनता है, किस वजह से बना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। ठीक है, flow of electron in a conducting wire after applying the source of potential difference across the ends of conducting wire. Flow of electron in a conducting wire after applying the source of potential difference across the end of conducting wire in a time period. कहने का मतलब किसी भी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस द एंड, जैसे ये आपका वायर था, इस वायर के आपने अक्रॉस द एंड मतलब कि दोनों किनारों से अपन ने वायर निकाल के अपन ने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और मान लीजिए इस पूरे सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो ठीक है। अब अगर अपन इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करें, आई से, किससे डिनोट करें, आई से। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में क्या था, चार्ज था। कितना चार्ज था वो हमने पढ़ लिया, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम।
चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करें क्यू से, किससे रिप्रेजेंट करें, क्यू से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। तो डेफिनेशन क्या बना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टिंग वायर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किसका, चार्जेस का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, चार्जेस, तो ये चार्जेस का फ्लो होगा अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब कि ये टाइम पीरियड हो गया टी, और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इक्वल्स टू क्या बना आपका, क्यू अपॉन टी। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में या टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए टी टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई से, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। ठीक है, तो आई इज टू क्यू अपॉन टी, ये किसका डेफिनेशन बना आपका, इलेक्ट्रिक करंट का। एक बार फिर से देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग वायर इन ए टी सेकेंड is known as the electric current, in a t time is known as the electric current। ठीक है, अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है, जैसे मैंने बताया आपको, कूलाम। कूलाम ने इसका डिस्कवरी किया था, तो कूलाम्स लॉ के बाद में इसका जो यूनिट है वो कूलाम पड़ा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल सी से। तो चार्ज का यूनिट मतलब कि किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो मेजरेबल है, जिनको अपन माप सकते हैं, नाप सकते हैं, या तोल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें उनके यूनिट की आवश्यकता होती है। जैसे अपन मास को नापते हैं तो हमें किलोग्राम यूनिट चाहिए होता है, ठीक है, 1 किलो देना, 2 किलो देना। वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी जिनको नापा, मापा या तोला जा सके, उन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूनिट भी चाहिए होता है। और यूनिट हमारे लिए जो बनाया गया है इसका वो है कूलाम, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल सी से। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, क्या है, सेकेंड। ऐसा यूनिट जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो क्या है, कूलाम पर सेकेंड। तो आई मतलब कि करंट, और क्यू मतलब कि कूलाम, और टी मतलब कि सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम पर सेकेंड, और इसको अपन बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। कूलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो करंट को मेजर करने का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। क्या यूनिट है, एम्पियर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैपिटल ए से। ठीक है, स्मॉल यूनिट की बात करें अगर अपन, और भी इसके छोटे छोटे यूनिट है, छोटा सा करंट लिटिल अमाउंट के अंदर फ्लो हो रहा है तो मिली एम्पियर, और भी छोटा है तो माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब कि 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर होगा, माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर होगा। मतलब कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में मेजर करेंगे अपन, अदरवाइज अपन इसको एम्पियर में मेजर करते हैं। और भी अगर ज़्यादा है तो फिर वो हायर यूनिट्स भी हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो यूनिट है वो आया इलेक्ट्रिक करंट का, क्या, एम्पियर। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसका डेफिनेशन से ही हमारे पास में फॉर्मूला बना। सबसे पहले अपन ने इसको बोला करंट, ये हो गया आपका कूलाम पर सेकंड, और इस कूलाम पर सेकंड को अपन क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो करंट का यूनिट क्या बना, एम्पियर। अब यहाँ से जो डेफिनेशन एक और दूसरी आती है वो आती है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। वन एम्पियर का डेफिनेशन हम जो है इसी डेफिनेशन से लेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखा था। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या था हमारा, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन टाइम t इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्जेस, अब देखिए 1 एम्पियर का डेफिनेशन देना है। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। मतलब कि ये आपका I है और इधर आपका Q अपॉन T फॉर्मूला था, और ये आपका एम्पियर है। ये Q अपॉन T क्या है, एम्पियर। ये वैल्यू 1 कब आएगी, जब t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। और चार्ज जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 1 कूलाम, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या था हमारा, कूलाम था, और टाइम का यूनिट क्या था, सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड, कूलाम 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, आई इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम, टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड, और कूलाम अपॉन सेकेंड को अपन ने क्या कहा था, एम्पियर। क्या बोला था, एम्पियर। तो 1 अपॉन 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये क्या बना आपका, 1 एम्पियर। इट मीन्स
इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट 1 कूलम चार्ज flow in 1 second, then the current produced in the electric circuit equal to 1 ampere. This is the definition of 1 ampere. बुक्स में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसको रटना नहीं है, ठीक है। इस तरह से आगे जाके और भी डेफिनेशन सीख लेंगे 1 वोल्ट का आफ्टर द स्टडी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आफ्टर द स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम का निकलेगा, ठीक है। तो हर एक का जो डेफिनेशन है वो वही उसके ऊपर या आसपास कोई फॉर्मूला आएगा उसी से दिया जाएगा। यहाँ पर 1 एम्पियर का जो डेफिनेशन दिया गया वो I = P/Q से दिया गया है। अगर t की वैल्यू 1 सेकंड है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है उस कंडक्टिंग मेटल सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर के इक्वल होगा, ठीक है। अब इस 1 एम्पियर के करंट को हमें कौन बताएगा, किससे पता चलेगा कि इस सर्किट में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ और जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उस सर्किट में कितना है, 1 एम्पियर। तो इसके लिए हमारे पास में जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो हम काम में लेते हैं जिसका नाम है एमीटर। क्या नाम है, एमीटर। ये अमीटर जो है इसको अपन सिंबली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किल के अंदर अपन बना देते हैं ए कैपिटल और ये प्लस माइनस इसके 2 टर्मिनल लगे हुए होते हैं, मतलब कि इसमें 2 होल होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। ये जो मीटर होता है, ये अमीटर जो होता है, ये हमें इलेक्ट्रिक करंट का किसी भी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसकी रीडिंग हमारे को देता है। या तो एम्पियर में देगा या मिली एम्पियर में देगा, या और भी जो माइक्रोस्कोपिक मीटर है तो वो छोटी रीडिंग भी हमारे को देगा, स्मॉल अमाउंट करंट का भी रीडिंग देगा। तो इस अमीटर को हम हमेशा ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम इसको लगाते हैं तो ये अमीटर किसमें लगाया जाता है, सीरीज के अंदर लगाया जाता है। इसमें लगाया जाता है सीरीज के अंदर। जैसे मैं आपके सामने एक सर्किट बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई बल्ब है और ये हमने एक बैटरी लगा दी, ये हमारा प्लग हो गया, स्विच इसको अपन ऑन करेंगे और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये एमीटर प्लस टर्मिनल से प्लस, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे को, अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे प्लस से माइनस क्या जाएगा, करंट जाएगा। ये जो भी लैंप था ये ग्लो करेगा। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसकी रीडिंग हमें कौन दे देगा, ये हमारा अमीटर दे देगा, ठीक है। तो अमीटर लगाना कैसे, हमेशा सीरीज के अंदर लगाना है। आगे जाके हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे तो देखेंगे एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन जो होता है वो कहलाता है सीरीज कनेक्शन। कहीं भी चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अमीटर कभी भी जो है पैरेलल में नहीं लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों नहीं लगेगा, इसका रीजन अपन पोटेंशियल डिफरेंस और जब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, किस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्जेस होते हैं वो कंडक्टिंग वायर में जब चार्ज मूव करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। उनका मूव करने का कारण क्या है, उसके लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम बैटरी लगाते हैं तो उस बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो फर्दर जो अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। आज जो हमने पढ़ा वो है इलेक्ट्रिक करंट, इंट्रोडक्शन, चार्जेस के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। आई का डेफिनेशन Q/T, ठीक है। इसके बाद में कूलम पर सेकंड एम्पियर, 1 एम्पियर का डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं जो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ वो है सिंबल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स का यूज करना पड़ता है, तो वो सिंबल्स आप ध्यान रखिए, आपके बुक में दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास में जो सिंबल बना रहा हूँ वो है सेल का। सेल का जो सिंबल होता है वो होता है प्लस माइनस। जो बड़ा टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटा टर्मिनल होता है ये नेगेटिव, और इसको माइनस से डिनोट करते हैं, ये सेल का सिंबल होता है। जब खूब सारे सेल आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जैसे कि एक सेल था
इसका नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया दूसरे सेल के पॉजिटिव से, इस दूसरे सेल का नेगेटिव जोड़ दिया तीसरे सेल के पॉजिटिव से, तो ये प्लस था ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस। तो इस तरह से जो बनता है उसको बोलते हैं अपन बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। तीसरा सिंबल होता है एक हमारे पास में रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है। एक सिंबल होता है हमारे पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस का, जिसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होगा कुछ नहीं, ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर एरो लगा देंगे, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हो जाएगा। एक सिंबल होता है हमारे पास में प्लग या की या स्विच, इसको कुंजी भी बोलते हैं, उसका स्विच सिंबल होता है ये। अगर इसमें डॉट लगा दिया तो प्लग ऑन है और डॉट हटा दिया तो प्लग ऑफ है। फिलहाल मैं डॉट लगा रहा हूँ तो ये स्विच है। या फिर इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इसको यूं ले जा करके और यूं कर देंगे, कुछ जगह पर इस तरह से भी आता है। ये भी प्लग और स्विच का ही सिंबल है। इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो ये स्विच ऑन हो गया, इसको हटा दिया तो ये स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। सेल हो गया, बैटरी, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, प्लग हो गया। इसके बाद में अगर और कोई बचता है तो वो है आपका एमीटर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से प्लस माइनस। वोल्ट मीटर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे वी लगा के प्लस माइनस, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमारी सर्किट जब अपन ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उस समय हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतना ही, और जो भी मैंने आपको समझाया है इस सबका जो नोट्स है आपको, वो आपको आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उन नोट्स को आपको उतारना है, इसको फिर से स्टडी करना है, समझना है, और उसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं बुक में, जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाएं आप साथ साथ करते जाएं, और फाइनली एक बार इसका जब पूरा हो जाए तो अपन इसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज आपका ये लॉकडाउन सेशन के बाद में एक बार फिर से स्टडी स्टार्ट हुआ है, और जैसा कि अभी कोई नई गाइडलाइन आई नहीं है स्कूलों के खुलने का, ओपन होने का, तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि स्पेशली 8, 9, 10 स्पेशली वो अपनी पढ़ाई का बिल्कुल भी लॉस नहीं करें, इनको पढ़े और अपनी स्टडी को पूरा फोकस रखें, ठीक है। 10th क्लास को ये चैप्टर, अब इसको पढ़ने के बाद में जो नेक्स्ट क्लास है तो इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।